जब भी कोई औरत किसी भी रास्ते पर अगर जानबूझकर चलने की कोशिश कर रही है, अगर उस रास्ते पर चलने के लिए कोई भी उस औरत की रोकने की कोशिश करता है, तो समझ लो वह आदमी जो होता है उस औरत की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने घर के दहलीज को इस तरह पार कर लेती है कि जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार में उसका अपना पति ही बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है और लोग सुनते हैं, सुनने के बाद एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर ले सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला पड़ता है, जो ठीक चित्रकूट धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ ज़िला है। वह है बांदा, यानी कि वही बुंदेलखंड लोग जो बोलते हैं। और ठीक उसी का ही एक कतर्रा पुलिस थाना पड़ता है। उसी थाने के थाना पर भारी बड़े तेज तर्रार होते हैं मनोज कुमार शुक्ला। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 अप्रैल का ही। अब सुबह सुबह का एकदम टाइम होता है, तो मनोज कुमार शुक्ला सर जो होते हैं अब उस समय अपने इलाके में निकाय चुनाव की तैयारी मौके पर ज़ोरों शोर से बैठकर अपने कुछ सहयोगियों के द्वारा वहाँ पर कर रहे होते हैं। और तभी उन्हीं के मोबाइल पर एक कॉल आता है। उस कॉल को जब रिसीव करते हैं तो बड़ी रोने धोने की आवाज़ के तहत एक महिला उनके कान में उसी मोबाइल के तहत कहने लग जाती कि साहब, हमारे अपने पति प्रदीप चौरैया की बड़े बेरहम तरीके से अज्ञात लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि एक बार आप अपना नाम भी बता दीजिए और अपना स्थान भी बता दीजिए। तो वह जो महिला होती है रोते हुए अवस्था में कहने लग जाती है कि साहब, हमारा नाम है ज्योति चौरैया, जो ठीक हम यहीं नरेनी जो रोड पड़ता है और वहीं राजेंद्र नगर एक जाना माना इलाका पड़ता है, वहीं के रहने वाले साहब हमारे अपने पति हैं प्रदीप चौरैया, जो ठीक है यहीं अतर्रा के ही दुर्गा एक इंटर कॉलेज है, उसी कॉलेज में लिपिक के मौके पर कार्यरत है। यह बात जैसे ही अब इधर थाना इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला सुनने के बाद उनको भी बड़ा चंभा लगता है और उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं। और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए इसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम को भेजवा देते हैं और बड़े अधिकारी को दे देते हैं। और एक टीम लेकर उसी वक्त जो होता है अब राजेंद्र नगर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सही में एक मकान है, उसी के सामने उस इलाके के लोगों का अब भीड़ लगा हुआ होता है। धंधना कर अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद जो होता है अब धरातल की जो मकान होता है उसको छोड़कर ऊपरे वाले मंजिल में चढ़ जाते हैं। कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सही में एक बेड के बगल एक फोल्डिंग होता है। उसी फोल्डिंग में एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा होता है। लोगों के द्वारा यही पता चलता है वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि ठीक प्रदीप चौरैया ही होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर नज़र मारती है तो साइड में देखती है कि मेज़ रखा हुआ होता है। अब उस मेज़ पर काफ़ी सारे शराब की बोतलें होते हैं और एक खाली वहाँ पर गिलास पड़ा होता है और साथ में बाज़ार के जो पैकिंग खाने होते हैं पन्नी सहित वहीं पर पड़े होते हैं, लेकिन वह खाने जो होते हैं आधा से ज़्यादा बचे होते हैं। अब वहाँ पुलिस की जो टीम होती है जब उस घटनास्थल का तो तरीके से निरीक्षण करती है, उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर जो होता है
काफ़ी सारे शराब की सेवन की वजह से नशे में धुत हो गए होंगे और जाकर आराम से इसी फोल्डिंग पे गहरी नींद में सो गए होंगे। फिर हत्यारे बड़े आराम से इनके पास पहुँचे होंगे, हत्या कर कर अपने काम को अंजाम देकर लग रहा पीछे वाले जो दरवाज़ा जो जीना इसी दरवाजे से वह भी फरार हो गए होंगे। तभी उसी वक्त वहाँ फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती है। और जब पहुँचती है तो फोरेंसिक टीम अपने हिसाब से घटना स्थल का निरीक्षण भी करती है, तौर तरीके से अपने हिसाब से फिंगरप्रिंट भी ले लेती है। और डॉग स्क्वाड की टीम में खोजी कुतिया होती है, वह जो खुतिया होती है अब प्रदीप के इर्द गिर्द बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद 4 चक्कर वहीं मारती है। फिर पीछे वाले दरवाजे जीना होता उसी जीने के पास जाती है। फिर दौड़ती दौड़ती सड़क पर पहुँच जाती, फिर वहाँ खड़ी होकर 3-4 बार भौंक मारती है। फिर वापस जो होता है वह डेड बॉडी के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब थाना इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला पूरी तरह से अंदाज़ा लगा बैठते कि ठीक जो अपराधी होगा हत्या करने के बाद ठीक यही पीछे वाले दरवाजे जो जीना है इसी से उतर कर सड़क पर गया होगा, फिर अपनी सवारी से वह कहीं चला गया होगा। पुलिस को जो टीम होती है घटनास्थल पर जब नज़र मारती है तो पता चलता है बगल में एक महिला होती है, बड़े तेज़ से दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला रही होती है, जो बार बार बेहोशी की अवस्था में आ जा रही होती है। वहाँ कुछ महिला पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी जो होते हैं अब जाते हैं उस महिला को शांत करवाते। पता चलता है वह जो महिला वह प्रदीप की अपनी पत्नी अब ज्योति चौरैया है। महिला अधिकारी जो होती हैं ज्योति चौरैया को सत्वरा देती, शांत करवाती है, समझाती बुझाती है। फिर वहीं अब ज्योति से पूछताछ शुरू कर देती है। ज्योति वही करने लग जाती है कि साहब हमारे जो अपने पति है एक तो शराबी है, उनका बिना शराब की ज़िंदगी एक दिन भी नहीं करता है और जब भी शाम को घर लौटते हैं तो ज़रूर अपने हाथ में यही पैक लेकर लौटते और साथ में बाज़ार के खाने लेकर लौटते। और वही हाल शाम को इनके साथ भी हुआ है, वैसा ही कर्म किए थे। शाम को खाना लेकर लौटते हैं, लौटने के बाद हम लोग अपना खाना पीना खाने लग जाते हैं, लेकिन हमारे साथ खाना खाने से साहब इनकार कर जाते हैं क्योंकि वह पहले से नशे में धुत होते हैं। तरह तरह की बातें हमारे सामने बच्चों के सामने किए जा रहे थे, जिसकी वजह से साहब हमें चिढ़ आ जाता है और इसी चिढ़ से बच्चों को हम खाना खिलाकर अपने साथ लेकर साहब अपने ही कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। और इधर हमारे पति बाहर से हमें कई तरह की बातें अपने जुआ से कहे जा रहे थे, जिसकी वजह से साहब हमारी रात भर अब कान में रहाइश नहीं होती है, लेकिन ना जाने कैसे हमें नींद आ जाती है। और सुबह का जब टाइम होता साहब तो उस वक्त हमारी नींद खुलती है, दरवाजे के पास जाते हैं और लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो पता चलता बाहर से कुंडी लगाकर कोई चला गया है। तो बार बार साहब अपने पति के नाम के लेकर आवाज़ लगाते कि अब आके दरवाज़ा खोल दें, लेकिन उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तभी जो होती है हमारे भूतल पर एक किराएदारिन होती है, अब राखी के पास साहब हम फ़ोन कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि एक बार हमारा दरवाज़ा खोल दो। अब वो आप साहब अपना सारा काम धाम छोड़कर हमारे इस दरवाजे को आकर खोलती है, लेकिन जैसे उसके पास जाते हैं उसको कहने लग जाते हैं कि हमारे जो पति हैं वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त साहब हम राखी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद साहब बगल वाले कमरे में जाते हैं और जैसे ही साहब अंदर घुसते हैं तो जो फोल्डिंग होता है उसी पर हमारे पति पूरी तरह से साहब खून से लथपथ अवस्था में पड़े होते हैं और वहीं देखते साहब चीख चिल्ला पड़ते हैं। और इसकी जो सूचना होता साहब उसी वक्त कैसे न तैसे थ्रू कर हमारे सास और साथ में हमारे देवर अब संदीप चौरैया को लग जाता है। वह भी खबर पाते हैं साहब, उसी वक्त वह भी पहुंच गए हैं और दहाड़े मारकर हम पूरे परिवार वालों के साथ वहीं रो रहे होते हैं। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं मनोज कुमार शुक्ला यह बात ज्योति के जब मुँह से सुनते हैं, सुनने के बाद उसके जुबान उसके हाव भाव को देख कर अब इधर ज्योति के ऊपर शंका होने लग जाता। और पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त प्रदीप चौरैया के बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और इधर तुरंत का तुरंत वही जो होता है अब इधर ज्योति चौरैया से पूछताछ करती, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे पति के साथ ऐसे क्रूर कारनामा कौन कर सकता है। ज्योति चौरैया बेधड़क करने लग जाती है कि साहब हमारे पति के साथ उनका खुद का अपना छोटा भाई साहब संदीप चौरैया ने मिलकर उनके साथ इस तरह का हथकंडा अपनाया है। क्योंकि साहब हमारे पति की अपने खुद की उनकी ज़मीन होती है, कृषि वाली ज़मीन होती है, लेकिन वह संदीप जो होता है हमारे पति को वह ज़मीन देने के लिए कतई राज़ी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पति और अपने छोटे भाई संदीप से आए दिन झगड़े तकरार करते हैं। हमें साहब पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि साहब उसे ने मिलकर हमारे साहब पति की बेरहम तरीके से हत्या करवाई है।
अब इस तरह की बात जब थाना इंस्पेक्टर सुनते हैं मनोज कुमार शुक्ला, सुनने के बाद पूरी तरह से दंग सा हो जाते हैं और उसी वक्त राखी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद थाने पहुंच जाते हैं और उसी के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को बड़ी संज्ञान से लेती है, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि एक लिपिक शिक्षक की बात है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम गठित करती है और कर उसी वक्त जो होता है जाती है संदीप अब चौरैया को उसके ही घर से अपने कस्टडी में लेके बाद थाने पहुंच जाती है और उसके ऊपर तुरंत सख्ती दिखाना शुरू कर देती है। और संदीप जो होता है बेधड़क करने लग जाता है कि साहब हमने अपने भाई के साथ इस तरह के कारनामे नहीं किए हैं साहब, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आखिर एक छोटी सी बात के लिए अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। यह बात जब थाना इंस्पेक्टर सुनते हैं संदीप के द्वारा तो उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर संदीप के अंदर सच्चाई छुपी हुई है। संदीप से पूछने लग जाते हैं आखिर तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे बड़े भाई प्रदीप के साथ इस तरह की हथकंडे कौन अपना सकता है। संदीप कहने लग जाता कि साहब हमारी जो अपनी भाभी है ज्योति चौरैया के अलावा इस हथकंडे में कोई शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि साथ उनके घर में एक अनजान व्यक्ति का आना जाना होता है, वह भी ज्योति के लिए। और इसकी भनक हमारे बड़े भाई प्रदीप को थी, जिसकी वजह से साहब घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे पड़े हैं। लेकिन साहब सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन तब भी जो होता है ज्योति के अंदर कोई सुधार नहीं आता। उनके गैर मौजूदगी में वह व्यक्ति का उस घर में आना जाना होता है। इसकी भनक हमारे भाई को तब भी थी। पुलिस की टीम को समझ में आ जाती कि बस करो, जो संदीप कह रहा हो सकता है उसमें पूरी सच्चाई। उसी वक्त पुलिस की टीम दोबारा घटनास्थल पर जाती है और जाने के बाद जब निरीक्षण करती है तो पता चलता कि सही में साइड में एक कैमरा लगा हुआ है। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता है बस करो यही कमरा हमारे लिए अब उस हत्यारे तक पहुंचाने का एक बड़ा सा सबूत बनेगा। पुलिस की टीम जो उस कमरे का अब जैसे ही जांच पड़ताल करती है पता चलता उसका जो मेन रिकॉर्डिंग है वह तो पूरी तरह से गायब है। अब पुलिस तो और मुश्किल में फंस जाती है कि आखिर वह रिकॉर्डिंग बिना घर के सहमति से अब गायब नहीं हो सकता, जिसके बाद पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा ज्योति अब चौरैया के ऊपर बढ़ जाता है। जिसके बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब ज्योति से वहीं पूछताछ करती है उसके ही घर में। लेकिन जब पूछताछ किया जाए ज्योति बेधड़क करने लग जाते कि साहब हमारे अपने खुद के 2 बच्चे हैं, उनके ऊपर एक पिता का साया था, आखिर वह साया जब हट गया तो आखिर अपने पति के साथ ऐसा कारनामा हम पहले क्यों करेंगे। आखिर हमारी ज़िंदगी भी उनकी वजह से बड़े खूबसूरत तरीके से बीत रही। हाँ लेकिन पीते ताते थे, इतना तो कौन व्यक्ति नहीं करता है। यह साहब बात जो होते वहाँ थाना इंस्पेक्टर भी सुनते हैं मनोज कुमार, उनको भी यकीन हो जाता है कि ज्योति की बात में हो सकता है कुछ सच्चाई हो। लेकिन कैसे ना तैसे कर अब ज्योति का मोबाइल लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसके मोबाइल को जब वहीं खंगालती है तो उसके मोबाइल में फेसबुक होता है, उस पर काफ़ी सारे चैट पड़े होते हैं। लेकिन हाँ ज्योति के काफ़ी सारे फ्रेंड भी होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो चैटिंग किया गया था वह किसी संजय सिंह के मोबाइल पर के द्वारा कॉल किया गया होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानना चाहती थी कि यह संजय सिंह है कौन, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त ज्योति का मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है। और जब उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसके मोबाइल नंबर से ही सबसे ज़्यादा जिस अनजान कॉल पर कॉल किया गया था वह कॉल किसी और का नहीं हो सकता, बल्कि वह ठीक संजय सिंह का था, जो ठीक सुकुल कुआं का ही रहने वाला होता है, जो बांदा जिला में ही पड़ता है। और पुलिस को टीम को जैसे यकीन होता है बस करो संजय का इसमें पूरी तरह से हाथ है। पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानना चाहती है कि आखिर संजय का ज्योति से क्या लेना देना था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सबसे पहले ज्योति को दोबारा अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन ज्योति से जब पूछताछ किया जाता ज्योति पुलिस के सामने बेधड़क हर सवाल का जवाब दिए चली जाती है। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत आ चुके होते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने संजय और साथ में ज्योति के मोबाइल का घटना वाले दिन का लास्ट लोकेशन जो होता है इधर घर में दिखा रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है वही लोकेशन वही CDR डिटेल कॉल डिटेल निकाल कर ज्योति के सामने जब रख देती है तो ज्योति जैसे देखती पूरी तरह से सकपका जाती, उसके चेहरे की जो रंगत होती है उजड़ सा जाती है, पुलिस के सामने टूट जाती, करने लग जाती कि साहब हाँ हमने अपने पति इधर प्रदीप चौरैया का बड़ी बेरहमी तरीके से अपने आशिक संजय सिंह के साथ मिलकर हत्या की है। क्या करें, अपने पति के बेरुखी से ऊब चुके होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जैसे आप बात सुनती उसी वक्त अपनी टीम को लेती है। लेने के बाद इधर संजय सिंह की तलाशी करने के लिए ठीक उसी के इलाके
अब सुकुल कुआं निकल जाती है। उसके घर पहुंचती है, उसके घर वाले से पूछताछ किया जाता है। पता चलता है कि वह तो अपने घर लगभग 12 घंटे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुलिस की जो टीम होती है संजय के मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल में सर्विलांस पे लगा देती है और उसकी मदद से ही कैसे न तैसे उसको बस कंडे में लिया जाता और लेकर जब थाने पहुँचती है, पुलिस के सामने जैसे ही संजय और दोनों इधर ज्योति आते हैं तो पुलिस को देखकर दोनों सब पका जाते हैं और बिना टाइम गंवाए संजय भी इधर प्रदीप चौरैया के हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन ज्योति चौरैया और साथ में संजय सिंह जो मिलकर एक लिपिक अध्यापक की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो ज़िला है ठीक बांदा, जो ठीक है चित्रकूट के धर्मनगरी के बगल ही अतर्रा पुलिस थाना पड़ता है और ठीक उसी में ही अब यही जाकर नरेनी रोड पड़ता है और ठीक उसी में ही राजेंद्र नगर पड़ता है। उसी राजेंद्र नगर के ही अब रहने वाले होते हैं राम प्रताप चौरैया, उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब इधर निर्मला देवी। लेकिन उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है प्रदीप चौरैया और उनका छोटा बेटा होता है संदीप चौरैया। उनकी जो अपनी दोनों बेटियां होती है अब इधर राम प्रताप चौरैया के खेती के बलबूते जो होता है शादी अपने बेटियों के तौर तरीके से कर देते हैं। लेकिन उनका जो अपना बड़ा बेटा होता है अब प्रदीप चौरैया मौके पर वहीं अपने ही जो अतरवा कस्बा पड़ता है उसी में ही दुर्गा इंटर कॉलेज पड़ता है, उसी के मौके पर अब लिपिक होते हैं। होने के नाते उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होता है प्रदीप का लगभग 8 साल पहले जब चलने लग जाता, चलने की वजह से अब इधर राम प्रताप जो होते हैं अपने बेटे के लिए अब इधर रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी उन्हीं बेटे के लिए रिश्ता जल्दी से आ जाता है। तो पता चलता है यहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक जाना माना गाँव पड़ता है डड़वा। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं रामू प्रसाद चौरैया, उन्हीं की अपनी बेटी होती है। अब इधर ज्योति देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है। अब इधर जैसे राम प्रताप को पता चलता लगने के बाद अपने बेटे के लिए रिश्ते को उसी समय हामी भर लेते हैं और जाकर इधर अब ज्योति और प्रदीप चौरैया की जो शादी होती है बड़े खूबसूरत तरीके से हो जाती है। ज्योति अपने ससुराल में आती है, बड़े खूबसूरत तरीके से अपने ससुराल वालों को बड़ी जल्दी जीत भी लेती है और जीतने की वजह से ज्योति के अपने सास ससुर और साथ में अपने देवर संदीप का बड़ी जल्दी से लाड़ प्यार मिलना शुरू हो जाता है। कैसे ना तैसे कर इधर जो होता है प्रदीप और ज्योति का ज़िंदगी का बड़े खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतता है। लेकिन इसी बीच ज्योति को आभास हो जाता है कि आखिर प्रदीप जो होता है हमसे उम्र में लगभग 8 साल बड़ा है और साथ में चेहरे मुहाड़े में ही सांवलापन दिख रहा है, जिसकी वजह से ज्योति के मन में थोड़ी बहुत हिलचल बैठ जाती है और कभी कभी प्रदीप के सामने चिड़चिड़ापन बात लेकर उसके चेहरे के लिए कर दिया करती थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अब झगड़े तकरार हो जाया करते थे। लेकिन ऐसे झगड़े तकरार होते थे अब ज़िंदगी के लगभग कई साल का जब वक्त बीत जाता है तो इसी बीच ज्योति अब लगभग 2 बच्चों की माँ बन जाती है। बनने के बाद अब ज्योति की जो अपनी ज़रूरत होती है उसके जो शौक श्रृंगार के जो खर्चे होते हैं पर दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। होने की वजह से उसकी अपनी ज़रूरत होती है रात वाली इस तरह हावी हो जाती है, जिसकी वजह से थका मारा अपने घर जब लौटता प्रदीप रात के वक्त ज्योति को वह ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ज्योति के अंदर चिड़चिड़ापन और बढ़ जाती है। इसी चिड़चिड़ापन की वजह से ज्योति हर दिन अपने पति से झगड़े तकरार करती, क्योंकि ज्योति के अपने टोटल की 2 बेटियां होती हैं और बेटी के नाते उसकी जो अपनी सास होती है निर्मला देवी और उसका अपना खुद का जो अपना पति होता है प्रदीप कई बार ज्योति को बेटी होने के नाते ताने दिया करते थे, जिसकी वजह से ज्योति घर में और परेशान हो जाती थी अपने सास और साथ में अपने पति से झगड़े तकरार हर बार अब किया करते थे। लेकिन ज़िंदगी अब कैसे न तैसे कर बेबसी में अब इधर ज्योति का निकलने लग जाता। ऐसे निकलते निकलते लगभग जब कई साल को वक्त बीत जाता है तो ज्योति को जो अपने शौक़ होते हैं आए दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज्योति के पास एक बड़ा ही बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल होता है। उसी मोबाइल पर लगभग 2 अकाउंट फेसबुक या नाम से खोल रखे होते हैं। उसी पे अपना दिन भर का जो समय होता है व्यतीत किया करते थे। जब भी समय मिलता तो उस पर सीधे रील देखती या फेसबुक पे किसी व्यक्तियों की तलाश कर उससे चैट करना अब शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारे दोस्त थोड़ी देर में इधर ज्योति बना लेते हैं। लेकिन उसी का एक अपना गहरा दोस्त बन जाता है अब संजय सिंह का जो प्रोफाइल होता है ज्योति जब देखती है तो उसके खूबसूरत फ़ोटो को देखकर उसके मन में इधर ज्योति तुरंत घर करवा लेती है और उससे ही अब चैट पर आए दिन लगी रहती है।
और संजय भी अनजान होता है और दूसरी तरफ ज्योति भी अनजान होती है। होने के नाते दोनों एक दूसरे से बड़े सहमे सहमे चैट किया करते थे। लेकिन यह चैट होता है ज्योति के मन को इस तरह भा जाता है कि ज्योति भी समझ जाती कि अब अपने पति से हमें किनारा कसना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से हमारा जो अपना पति है प्रदीप, अब वह पूरी तरह से कमज़ोर दिख रहा है। हमें नए मर्द की तलाशी करना चाहिए। और ज्योति की ही भावना उस वक्त जन्म ले लेती है और लेने की वजह से ज्योति है अब उस चैट पर इतने असली फ़ोटो भेजना शुरू करती है, जिसकी वजह से अब संजय भी समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी लग रहा पटरी पर चढ़ चुका है। एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त ज्योति अब मौके पर चैट कर ही रही होती है। तभी ज्योति अपनी फ़ोन के द्वारा जो होता है अब कॉल लगा, वह कॉल किसी और के पास नहीं लगता, वह कॉल सीधा का सीधा अब संजय सिंह के पास लग जाता है। और संजय सिंह के पास जब कॉल आता देखता है तो वह देखकर बड़ा ही अचंभा रह जाता कि आखिर चैट करते वक्त किसका कॉल हमारे मोबाइल पे आ सकता है। और उसी वक्त अपने कान पे लगाता है। दूसरी तरफ एक लड़की की बड़ी मीठी मीठी आवाज़ आती है। वह सुनता है। सुनने के बाद वह ज्योति करने लग जाती है, क्या हमें तुम पहचाने नहीं? हम वही जिससे तुम चैट कर रहे हो। इसी वक्त वही लड़की ज्योति चौरैया बोल रहे हैं। यह बात जब सुनता है संजय सिंह, उसी समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और उसी समय मीठी मीठी बातें कर जो होता है ज्योति खुद संजय को अपनी बातें में उलझा लेती है। और संजय से ही ज्योति उसका नाम पता पूछ लेती है। तो इधर संजय कहने लग जाता कि हम सुकुल कुआं जो ठीक बांदा में पड़ता वहीं के रहने वाले हैं। ज्योति कह देती है यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा दूर पड़ता है। तो उसी वक्त ऐसी सी बात करता है, करने की वजह से अब इधर ज्योति अपना पूरा पता बतला देती है। कहने लग जाती है कि हम नरेंद्र रोड के ही पास जो राजेंद्र नगर पड़ता है मोहल्ला, उसी मोहल्ले में रहने वाले हैं। हमारे अपने पति होते हैं दुर्गा इंटर कॉलेज में मौके पर एक लिपि की हैं। वह दिन भर वहीं अपना व्यस्त रहते, हम दिन भर कमरे पर अकेले रहते। जब यह बात सुनने के बाद होता है संजय सिंह समझ जाता कि आखिर ज्योति की चाहत अब कहाँ तक है। अब उसी दिन से ज्योति हर वक्त फ़ोन संजय के पास मिला लिया करती थी। और दूसरी तरफ संजय को जब मौका लगने के बाद संजय जो होता अपने बारे में पूरी जानकारी दे दिया करता। कहने लग जाता है कि हम तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक नौकर, हमारा दिल्ली भी कभी आना जाना होता है। हमारे घर में अपने माता पिता हैं, लेकिन हमारी अभी तक शादी नहीं होती है। लेकिन जैसे अब बात ज्योति सुनते उसके मन की हलचलें और बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से अब ज्योति हर दिन का फ़ोन का सिलसिला होता है, वह इधर फ़ोन के थ्रू चैट के थ्रू बातें करना शुरू कर देती है। कैसे ना तैसे कर एक दिन खुद संजय जो होता अपने दिल की ख्वाहिशों का इजहार कर देता। और जब करता है तो उसी वक्त ज्योति संजय से वादे करना शुरू कर देती है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का वह हिस्सा बन गए जो पति का एक हिस्सा होता है। संजय समझ जाता कौन सा हिस्सा, और समझने की वजह से ज्योति उसी समय मीठी मीठी बातों में खुद संजय को लेती है। और लेने के बाद उसको अपने ठिकाने पर बुलाने के लिए, परमिशन दिलवाने के लिए हामी भरवा लेती है। और उसी वक्त संजय जो होता है उसका बात मान लेता। अब मानने के बाद जो होता है इनवाइट देते हुए कहने लग जाता है कि हम कल रेस्तरां इलाके में मिलेंगे। यह बात जब ज्योति सुनती उसी समय हामी भर लेती है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है अब प्रदीप जो होता है अपना टिफिन लेकर अपने स्कूल निकल जाता है। और दोनों जो बच्चे होते हैं मौके पर वह भी स्कूल चले जाते हैं। और इधर तुरंत का तुरंत ज्योति निकल पड़ती है और रेस्तरां के एक जाने माने होटल के करीब पहुँचती देखती है वहाँ पर एक युवक खड़ा हुआ है, क्योंकि रेस्तरां में ही जब बुलाई हुई थी तो उस वक्त उसके पहनावे के हिसाब से उसको पहचानने के लिए पूरी तरह से अपनी भी पहनावे करके वहाँ पहुँची हुई थी। दोनों एक ही कपड़े में होते हैं, रंग एक होता है। रंग को देख कर ज्योति पहचान जाती कि यही संजय सिंह है। उसके करीब जाते उसको देखकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करती जिसकी वजह से संजय समझ जाता कि ज्योति की चाहत अब कहाँ तक है। और वही मीठी मीठी बातें करते हैं, दोनों वादे करते हैं। वादे करने के बाद जैसे 3 दिन का वक्त बीतता है तो ज्योति को एहसास हो जाता कि हमारे पति दिन भर तो नहीं लौटेंगे। और उसी वक्त संजय के मोबाइल पर कॉल कर देती, अपने ही इधर घर में बुला लेती है। क्योंकि इधर ज्योति का जो अपना मकान होता है उसके अपने सास ससुर के कमरे से थोड़ी दूर होता है। मेन रोड पे तो होता है, लेकिन उस मकान का जो पिछला गेट होता है वह खेत की तरफ होता है। घर के साइड में बड़े काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन पीछे सुनसान होता है। उसी का फ़ायदा उठाती ज्योति और पीछे वाला दरवाज़ा खोल कर रख देती, लेकिन कुछ ही घंटे लगते हैं। संजय पहुंचता, पीछे वाला दरवाज़ा घुस जाता है। फिर बेडरूम में सीधा जाकर ज्योति के घुस जाता। ज्योति जाती है अपने पति के सारे मर्यादों को ताक पे रखते हुए और वहीं संजय के साथ अनैतिक संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क ज्योति और साथ में संजय सिंह के बीच हर वक्त चलने लग जाता है। प्रदीप की गैर मौजूदगी में अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई सालों का जब वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद एक दिन जैसे ही पूरा दोपहरिया कनक रहा आता है तो उसी वक्त एक अनजान व्यक्ति जो होती है
ज्योति की अपनी जो सास होती है निर्मला घर के अंदर घुसती हुई देख लेती है। उसके मन में शंकाएं जन्म ले, क्योंकि लगभग 2 घंटे के बाद वह अनजान व्यक्ति बाहर निकलता है और निकलने के बाद निर्मला देवी जो होती है इधर किसी से कुछ नहीं कहती, सीधा का सीधा अपने बेटे से जाकर प्रदीप से पूछताछ करती। प्रदीप जब सुनता सकपका जाता, समझ जाता कि हमारी पत्नी के जो अब नियत वह कहाँ तक जा चुके होंगे। और जैसे ही निर्मला से पूछताछ करता पहले 1-2 बार अपने पति के ऊपर चढ़ाव मार देती है, लेकिन प्रदीप झुकता नहीं है, अपने पति से काफ़ी तरह तरह के सवाल करता जिसकी वजह से अब ज्योति जो होती है उसके बातें उलझ जाती है। उलझने के बाद ज्योति वहीं टूट जाती है और वहीं जाकर खुद प्रदीप अपनी पत्नी ज्योति का बेरहम तरीके से पिटाई कर देता है और करने के बाद दोनों को अलग रहने के लिए कड़ाई के साथ शासन मार देता है। लेकिन उसके मन में तभी शंकाएं जन्म लेती है और जैसे 3 दिन का वक्त बीतने के बाद अपने घर में कई कोने में CCTV कैमरे लगवा देता है कि ज्योति की निगरानी के लिए। और ज्योति पूरी तरह से डर से जाती, सहम से जाती कि आखिर हमारी मिलन अब कैसे होगा। लेकिन ज्योति भी कोई सीधी सादी औरत नहीं थी, बड़ी ही चालाक किस्म की थी, खिलाड़ी किस्म की औरत थी। वह समझ जाती कि आखिर हमें करना क्या है। अब जैसे ही दोपहर में या शाम हो टाइम होता तो उसी वक्त देखती हमारे घर में हमारे पति तो ड्यूटी पर हैं, तो अपने घर वालों से बोलकर मौके पर निकल जाती कि बाज़ार जा रहे हैं। और बाज़ार पहुंचती अपने ही अतर्रा कस्बे में वह होटल में जाती, पता लगता होटल में पहले से आकर संजय कमरा बुक करके हुआ है और उसी होटल में जाकर कमरे में इधर दोनों अपने रिश्ते को कामयाबी की तरह मोड़ कर अंजाम दिया करते थे। यह सिलसिला लगभग चलते चलते फिर कई महीनों का वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है तो इसी बीच की जो खबर होता है, खुद ज्योति का अपना तो देवर होता है संदीप के द्वारा प्रदीप चौरैया को लग जाता। खबर पाता है, दोबारा पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन अब जो होता है प्रदीप का दिमाग इस तरह चिढ़ सा जाता कि ठीके पड़ जाता, शराब का लत लगा लेता। हर दिन जब घर पहुंचता तो अपनी ज्योति का बेरहम तरीके से पिटाई करता और पिटाई का जो बात होती है ज्योति कैसे न तैसे कर अपने प्रेमी अब संजय सिंह को दे दिया करती थी। जब खबर पाता संजय सिंह जो होता है इधर इतनी खुन्नस में हो जाता है कि वह फैसला ले बैठता कि अब कैसे न तैसे कर इधर प्रदीप चौरैया को हमेशा के लिए रास्ते से ठिकाना लगाना पड़ेगा। लेकिन ज्योति जब खबर पाती है संजय चौरैया खुद चाह रहा है, खबर जब पाती है कि संजय खुद चाह रहा है कि हमारे पति को कैसे न तैसे ठिकाने लगाया जाए, तो अब बड़ी खुश हो जाती है। उसी समय वह भी ठान लेती है और जाकर फ़ोन के द्वारा संजय से बात करती, कहने लग जाती है कि अगर तुम हमारे पति को हमारे रास्ते से ठिकाने लगा दो तो समझ लो हमारी दोनों ज़िंदगी को बड़ी ही चार चाँद मिल जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है हमारे पति का एक तो सरकारी नौकरी है और साथ में उनके नाम एक बड़ा प्लाट है, और नौकरी तो उनकी मृत्यु के बाद हमें तो मिल ही जाएगी और उनकी जो प्लाट है हमारे नाम हो जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर तौर तरीके से अपनी शादी कर लेंगे। यह बात जब सुनता संजय सिंह उसी समय बड़ा खुश हो जाता, होने के बाद समझ जाता है कि आगे हमें करना क्या है। तभी संजय का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है रघवेंद्र सिंह, जो भैलानी कस्बे का ही रहने वाला होता है। अब इधर जो होता है संजय जाकर उसको अपने प्लान में तौर तरीके से शामिल कर देता है, पैसे का कुछ लालच ले देता है। और दूसरी तरफ ज्योति जब खबर पाती है वह भी पूरी तरह से प्लान को कामयाब करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच प्रदीप का अपना छोटा भाई होता है तो संदीप जो होता है अपनी माँ को लेकर अपने साथ कई सालों से रह रहा होता है। और उसी बीच संदीप की अलग चाहत होती है कि अपने भाई का ज़मीन का जो हिस्सा है वह भी अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब इसकी वजह से संदीप और प्रदीप के बीच हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते थे। और ज्योति को जब खबर लगता वह समझ जाती है कि आखिर प्लान का सारा जो तौर ठिकाना सीधा का सीधा जो आरोप है अब जाकर संदीप के ऊपर मरना है। और ज्योति भी समझ जाती कि आखिर हमें आगे करना क्या है। और तभी ठीक है, अब 17 अप्रैल अब साल 2023 का है, सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त संदीप का अपना जो छोटा भाई होता है अब प्रदीप चौरैया अपने घर में पहुंचने के बाद होता है बिना किसी बात के अपनी पत्नी ज्योति से झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। कहने लग जाता कि हमें पता है तुम्हारे और इस समय संजय के बीच अभी क्या चल रहा है। लेकिन इसी बीच संजय का जब नाम खुद ज्योति सुनने के बाद अपने पति के ऊपर एकाएक टूट पड़ती है। टूट पड़ने की वजह से प्रदीप वहीं पूरी तरह से हड़बड़ा जाता। हड़बड़ाने की वजह से अपनी पत्नी का वहीं बेरहम तरीके से पिटाई करता, फिर वहाँ से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन ज्योति उसी वक्त फ़ोन लगाती संजय के पास, कहने लग जाती कि आज ही तुम्हें सारा काम निपटा देना। संजय समझ जाता कि आगे हमें करना क्या है।
और संजय अपने दोस्त अब राघवेंद्र के पास फ़ोन कर ले, उसको अपने साथ लेता और लेने के बाद ठीक जो होता है अतरवा कस्बे में पहुंच जाता है। होटल होता है, उसी में जाकर दोनों देर भर नाश्ता पानी करते हैं, आराम करते हैं। शाम का जब टाइम होता है तो दोनों पैक लगाकर आराम से अब इधर रात का पहरा देखते हैं। अब जैसे रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर प्रदीप जो होता है अपने हाथ में लिया कुछ शराब की पैक और साथ में कुछ होटल वाले खाने लेकर घर में घुस जाता है और साइड में जाकर बैठ जाता है फोल्डिंग के बगल और वहीं पैक लगाता है। लेकिन अपने मुंह से काफ़ी तरह तरह की बकवास ज्योति के नाम लेकर किए जाता है। और ज्योति जब सुनती है अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और लेकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रदीप चौरहिया को नशा इतनी तो चढ़ जाता, चढ़ने की वजह से अब जाकर अपनी फोल्डिंग में गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन ज्योति जैसे ध्यान लगाती है कि अब तो हमारे पति कड़े नींद में सो चुके हैं, उसी वक्त ज्योति अपना फ़ोन निकालने के बाद अपने प्रेमी संजय के पास कॉल लगा देती है। इशारा मार संजय समझ जाता करना क्या है और राघवेंद्र को संजय साथ लेता और लेने के बाद कुछ ही घंटे के अंदर राजेंद्र नगर कॉलोनी में घुस जाता है। और जैसे ही रात का 12 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त जो होती है ज्योति अपने घर के नीचे उतरती है, पिछला दरवाज़ा खोल देती है। उसी दरवाजे से संजय सिंह और साथ में राघवेंद्र सिंह को अंदर घुसे लेती है और ले जाते अपने पति के बेडरूम में। वहीं तीनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे रात का 2 बजे के आसपास टाइम होता है इधर ज्योति दोनों को अपने साथ लेती है और लेकर अपने पति के बेडरूम में घुस जाती है। फोल्डिंग पे वहीं काफ़ी नींद में प्रदीप चौरहिया सो रहा होता है। एक अवस्था को देखने के बाद होता संजय अपने लाए हुए साथ में एक हथियार निकालता और उसी हथियार से एकाएक प्रहार जो होता है अब प्रदीप ऊपर कर दे, जिसकी वजह से प्रदीप हमेशा के लिए उस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है। लेकिन उसी वक्त ज्योति अपने नाटक का हर रास्ता संजय को बदला। संजय समझ जाता आगे हमें करना क्या है और ज्योति को अपने साथ लेता, ले जाकर बगल वाले कमरे में अंदर जो होता है बंद कर देता और फिर बाहर से कुंडी लगाकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ज्योति सुबह अपने नाटक के हिसाब से अपने कमरे से अपने मोबाइल के द्वारा अपने ही किराएदार राखी के पास फ़ोन कर देती है, अपने प्लान का हिस्सा बनवा लेती हैं। और राखी आती कुंडी खोलती है, उसी के साथ नाटक के तहत जो होता है उसको साथ लेकर अपने पति के ही कमरे में जाती है और देखती है तो नाटक के तहत बड़ी तेज़ से चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन उसका जो नाटक होता है पुलिस के सामने थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं मनोज सिंह शुक्ला के सामने धरा का धरा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई और साथ में उसकी जो अपनी सास होती है निर्मला देवी के सामने जब आता, पूरी तरह से कलेजा उनका हिल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब संजय सिंह और साथ में राघवेंद्र सिंह और साथ में ज्योति चौरहिया को अपने कब्जे में लेकर तीनों को वहाँ के कोर्ट में जाती है। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पड़ना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें पहले व्यूअर हैं संजीव कुमार जो ठीक है उत्तर प्रदेश के ही बस्ती ज़िला के रहने वाले हैं और दूसरे राठी इलाके के रहने वाले हैं दीपक कुमार सिंह और तीसरे आजमगढ़ के रहने वाले राजीव कुमार श्रीवास्तव जो डॉक्टर हैं और साथ में मध्य प्रदेश के ही उज्जैन के ही जाने माने जो ज़िला उसी के रहने वाले होते हैं राहुल कुमार अवस्थी। हमारे ऐसे कई व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं उनका भी नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।